क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि दुनिया के जो 1% सबसे अमीर और सफल लोग हैं, आखिर वो ऐसी कौन सी छोटी सी बात जानते हैं जिससे बाकी के 99% लोग बिल्कुल अनजान हैं? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। हाँ, और मतलब क्या कोई ऐसी गुप्त फ्रीक्वेंसी या नियम है जो सफलता को किसी चुंबक की तरह खींच लाता है? आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी सदियों पुराने राज को खोलने वाले हैं। लेकिन इसकी शुरुआत एक बहुत ही दर्दनाक कहानी से होती है। बिल्कुल, एक ऐसी कहानी जो सुनने में बहुत आम लगती है पर है नहीं। सही कहा। एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें जहां किसी इंसान की जिंदगी पूरी तरह से बिखर चुकी हो। एक आम व्यक्ति जिसने खुद को काम कर कर के पूरी तरह थका दिया हो और अचानक उसके पिता का निधन हो जाए। जो कि किसी को भी तोड़ देने के लिए काफ़ी है। हाँ, और परिवार से लेकर दोस्तों तक हर रिश्ता उलझ गया हो। हर तरफ सिर्फ निराशा और अंधेरा। ऐसी काली निराशा जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता न बचा हो। लेकिन फिर इसी थकान और टूटने के बीच एक चमत्कार होता है। एक चमत्कार जो एक पुराने पन्ने से शुरू होता है। एग्जैक्टली एक सदियों पुरानी किताब का एक पन्ना मिलता है और वहां से एक ऐसा सदियों पुराना राज सामने आता है जिसने उस इंसान की पूरी जिंदगी और उसके नजरिए को बदल कर रख दिया। ये शुरुआत वाकई बहुत प्रभावशाली है। और इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा ये है कि ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है। ओह, सच में? हाँ, मतलब ये उस लेखिका की सच्ची कहानी है जिन्होंने बाद में दुनिया को द सीक्रेट नामक किताब दी। जब उन्होंने उस पुरानी किताब का वो छोटा सा अंश मिला तो उसने उन्हें इतिहास की गहराइयों में जाने पर मजबूर कर दिया। तो उन्होंने रिसर्च शुरू की होगी फिर। सब जाने अनजाने में इस एक बुनियादी नियम का इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझें। आज हमारे पास जो मटेरियल है, जो नोट्स और किताब के अंश हम एनालाइज कर रहे हैं, उनका मुख्य उद्देश्य इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के नियम को बिल्कुल आसान आम बोलचाल की भाषा में समझाना है। जो कि बहुत जरूरी है क्योंकि लोग अक्सर इसमें उलझ जाते हैं। हाँ, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो इस कॉन्सेप्ट से पहली बार रूबरू हो रहे हैं। हम ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर कोई इंसान अपने दिमाग को गहरी निराशा, तनाव और फेलियर से निकलकर अपनी मनचाही सफलता और अबंडेंस तक कैसे ले जा सकता है। सही बात है। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ये नियम आखिर काम कैसे करता है? मतलब दिमाग और इस विशाल ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स के बीच का ये कनेक्शन आखिर है क्या? देखिए, इस पूरे कॉन्सेप्ट की नींव एक बहुत ही सीधे से नियम पर टिकी है जिसे कहते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। मतलब जैसा बोगे वैसा पाओगे टाइप का कुछ? थोड़ा उससे अलग। इस किताब में इसे एक नए नजरिए से समझाया गया है। इसे विचारों यानी थॉट्स के लेंस से देखा गया है। जब कोई इंसान कुछ सोचता है तो वो सिर्फ एक ख्याल नहीं होता। तो और क्या होता है? हर विचार की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि हमारे विचार चुंबकीय यानी मैग्नेटिक होते हैं। ओह, मैग्नेटिक। हाँ, जो भी हम सोचते हैं, चाहे वो डर हो या खुशी, वो किरणों की तरह सीधे ब्रह्मांड में ब्रॉडकास्ट होता है और उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद वैसी ही स्थितियों, लोगों और घटनाओं को वापस जिंदगी में खींच लाता है। ये सुनने में थोड़ा जादुई और हैरान कर लगता है, लेकिन इस मटेरियल में एक बड़ा ही रोचक क्रिएशन प्रोसेस बताया गया है। हाँ, जिसमें सिर्फ 3 आसान स्टेप्स हैं। राइट। और ये बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे अलादीन ने चिराग रगड़ा हो और जिन बाहर आकर कहें, हुक्म मेरे आका। वो 3 स्टेप्स हैं, आस्क यानी मांगो, बिलीव यानी विश्वास करो और रिसीव यानी पाओ। बिल्कुल वही अलादीन वाला कॉन्सेप्ट। तो क्या इसका सीधा सा मतलब ये निकाला जा सकता है कि एक इंसान का दिमाग दरअसल एक टीवी ट्रांसमिशन टावर की तरह काम करता है? जैसे एक टावर सिग्नल भेजता है और टीवी पर वही चैनल चलने लगता है। बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है ये। है ना? तो अगर जिंदगी के दृश्य यानी जो शो सामने चल रहा है वो अच्छा नहीं लग रहा, तो बस विचारों की फ्रीक्वेंसी यानी टीवी का चैनल बदलना होगा। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि आपने इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सही पकड़ा है। लेकिन इस टीवी टावर वाली एनालॉजी को थोड़ा और गहराई में देखते हैं। अच्छा, बताइए। हम वाकई एक चलते फिरते ट्रांसमिशन टावर हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम किसी प्लास्टिक या कांच के पर्दे पर तस्वीरें नहीं देख रहे हैं। हमारा दिमाग जो फ्रीक्वेंसी भेज रहा है वो हमारी असली जिंदगी की तस्वीरें और स्थितियां बनाकर हमारे चारों तरफ पेश कर रहा है, यानी असली रियलिटी। एग्जैक्टली। और लेखिका इस बात पे बहुत जोर देती है कि ये कोई तुक्का या स्पिरिचुअल बातें नहीं है।
ये नियम गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की तरह ही सटीक, ठोस और निष्पक्ष है। निष्पक्ष से आपका मतलब है कि ये भेदभाव नहीं करता? हाँ, जैसे ग्रेविटी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। अगर कोई छत से गिरेगा तो वो नीचे ही आएगा, चाहे वो अच्छा इंसान हो या बुरा। वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सिर्फ और सिर्फ विचारों पर प्रतिक्रिया देता है। अच्छा। इसे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि कोई व्यक्ति क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता। ये बस उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है जो दिमाग से निकल रही है। ये तो आधुनिक सेल्फ हेल्प और नई सदी का ज्ञान जैसा लगता है। अगर ये नियम इतना ही आसान, सटीक और हमेशा से मौजूद था तो इसका जिक्र इतिहास में और कहीं क्यों नहीं मिलता? लोगों को लगता है कि ये नया है, पर ऐसा है नहीं। वही ना, पुरानी सभ्यताओं को तो इसका पता होना चाहिए था, राइट? दिलचस्प बात यह है कि ये बिल्कुल भी आधुनिक नहीं है। इस किताब में जब इतिहास के पन्नों को पलटा गया तो बहुत ही हैरान करने वाले तथ्य सामने आए। इतिहास के सबसे महान दिमाग इस राज को जानते थे। जैसे कि कौन? रूप में, चाहे अपनी कला, अपने संगीत या अपने विज्ञान के जरिए इस फ्रीक्वेंसी वाले नियम को दर्शाया है। वाओ, आइंस्टाइन ने भी? हाँ, और अगर हम और पीछे जाएं तो लगभग 3000 बीसी में लिखे गए द एमराल्ड टैबलेट में भी इसका वर्णन मिलता है। 3000 बीसी? ये तो वाकई बहुत पुराना है। एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण प्राचीन बेबीलोनियंस का है। वो कोई बहुत आधुनिक लोग नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस नियम को समझकर हैंगिंग गार्डन्स बनाए, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक था। बिल्कुल। उन्होंने इस अबंडेंस के नियम का उपयोग करके इतिहास की सबसे अमीर सभ्यताओं में से एक की नींव रखी थी। इतिहास और एंशिएंट बेबीलोनियंस की बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन इस किताब में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो मुझे थोड़ा चैलेंज करने पर मजबूर करती हैं। अच्छा, कैसी बातें? देखिए, इस मटेरियल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आधुनिक विज्ञान और क्वांटम फिजिक्स से जोड़ा गया है। जैसे क्वांटम फिजिसिस्ट हैं डॉक्टर फ्रेड एलन वुल्फ, उनका एक कोट है कि ब्रह्मांड बिना दिमाग के अस्तित्व में आ ही नहीं सकता। हमारा दिमाग ही उस चीज को आकार दे रहा है जो हम देख रहे हैं। हाँ, ये थोड़ा हेवी कॉन्सेप्ट है। मैं तो थोड़ा स्केप्टिकल हूँ। एक आम वेल इन्फॉर्म्ड व्यक्ति के लिए ये बात किसी साई-फाई मूवी जैसी लगती है ना? आखिर विज्ञान इस बारे में दरअसल कहता क्या है? इसका मैकेनिज्म क्या है? आपका स्केप्टिकल होना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि ये क्लेम बहुत बड़ा है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स में एक बहुत ही प्रसिद्ध कॉन्सेप्ट है जिसे ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं। ऑब्जर्वर इफेक्ट, ये क्या होता है? छोटे हिस्सों को स्टडी करते हैं तो उन्होंने पाया कि जब तक कोई उन पार्टिकल्स को देख नहीं रहा होता या मेजर नहीं कर रहा होता है, तब तक वो सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी वेव यानी संभावनाओं की तरंग होते हैं। ओ, मतलब उनका कोई ठोस रूप नहीं होता। सही पकड़ा। लेकिन जैसे ही एक ऑब्जर्वर यानी देखने वाला उन्हें ऑब्जर्व करता है, वो तरंग अचानक एक ठोस पार्टिकल बन जाती है। वेट, सिर्फ देखने भर से रियलिटी चेंज हो जाती है? बिल्कुल। इस मटेरियल ने इस साइंटिफिक फैक्ट को बेस बनाकर ये समझाने की कोशिश की है कि हमारा ध्यान, हमारा फोकस किस तरह से रियलिटी को शेप करता है। और सिर्फ फिजिक्स ही नहीं, बायोलॉजी के नजरिए से डॉक्टर जॉन हेगेलिन ने भी एक बड़ा दिलचस्प पॉइंट रखा है। हाँ, उनका पॉइंट बायोकेमिस्ट्री के बारे में था ना? वो क्या कहते हैं? डॉक्टर हेगेलिन बताते हैं कि हमारे विचार सिर्फ हवा में तैरते हुए ख्याल नहीं हैं, वो हमारे शरीर में फिजिकल रिएक्शंस पैदा करते हैं। फिजिकल रिएक्शंस? जी। जैसे कि? जब कोई इंसान खुशनुमा विचार रखता है तो दिमाग तुरंत ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जो एक स्वस्थ बायोकेमिस्ट्री बनाते हैं, जैसे एंडोर्फिन्स और डोपामीन। अच्छा, ये तो हमने पढ़ा है, फील गुड हार्मोन्स। एग्जैक्टली। लेकिन जब नकारात्मक विचार या तनाव होता है तो कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन निकलता है जो शरीर की कोशिकाओं यानी सेल्स को नष्ट करने लगता है। तो दरअसल हर पल, हर सेकंड हमारे विचार हमारे शरीर का फिजिकली पुनर्निर्माण कर रहे होते हैं। ये साइंटिफिक कनेक्शन वाकई दिमाग खोल देने वाला है। लेकिन चलिए, लेबोरेटरी और एंशिएंट हिस्ट्री से बाहर निकलकर एक साधारण सड़क पर आते हैं। हाँ, प्रैक्टिकलिटी पर आना जरूरी है। देखिए, एक आम इंसान जो सुबह उठकर हैवी ट्रैफिक में फंसता है, जिसके पास ऑफिस की डेडलाइंस का तनाव है और महीने के आखिर में ईएमआई और बिल्स भरने हैं, उस भागदौड़ और तनाव के बीच अचानक से क्वांटम फिजिक्स को याद करके सकारात्मक सोचना तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। सही बात है। उस वक्त किसी को ऑब्जर्वर इफेक्ट याद नहीं आएगा। वही तो इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्या समाधान दिया गया है? यही वो मोड़ है जहां ये फिलॉसफी डेली लाइफ में अप्लाई होती है। देखिए, एक आम दिमाग में दिन भर में लगभग 7000 विचार आते हैं। 7000? ये तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। अब इन 7000 विचारों को एक एक करके मॉनिटर करना या उन पर पहरेदार बैठाना किसी के लिए भी नामुमकिन है। कोई भी व्यक्ति थक कर चूर हो जाएगा।
लेकिन लेखिका इसका एक बहुत ही शानदार शॉर्टकट बताती हैं, और वो शॉर्टकट है हमारी भावनाएं, यानी इमोशंस। भावनाएं यानी एक इंसान कैसा महसूस कर रहा है, वो दरअसल एक मापदंड है उसके विचारों का। बिल्कुल सही। नियम ये कहता है कि एक ही वक्त में बुरा महसूस करना और दिमाग में अच्छे विचार रखना बायोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली नामुमकिन है। मतलब दोनों एक साथ नहीं हो सकते। हाँ, अगर गुस्सा आ रहा है, डर लग रहा है या तनाव है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि दिमाग में पिछले कुछ समय से नकारात्मक विचार चल रहे हैं और फ्रीक्वेंसी गलत सेट हो चुकी है। इस मटेरियल में रॉबर्ट नाम के एक व्यक्ति की सच्ची कहानी दी गई है जो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझाती है। रॉबर्ट की कहानी, उसमें क्या था? रॉबर्ट की जिंदगी ऐसी थी कि वो अपने बॉस से परेशान था, सड़क पर लोगों से परेशान था और हर वक्त बस इसी बारे में सोचता था कि उसकी जिंदगी कितनी बुरी है। फिर उसने एक नियम अपनाया। कौन सा नियम? उसने अपना ध्यान उन चीजों से पूरी तरह हटा लिया जिनसे वो डरता था और अपना ध्यान सटीक रूप से सिर्फ उस पर लगाया जो वो सच में चाहता था। बस इतना सा करने से फर्क पड़ गया? हाँ, उसने पहले ध्यान बदला, फिर उसकी भावनाएं बदली और देखते ही देखते उसकी असली रियलिटी बदल गई। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि हम अपनी फीलिंग्स को एज अ टूल कैसे यूज करें। जैसा एक कार का डैशबोर्ड होता है ना, अगर मैं इसको और आसान करूं, तो जब हम गाड़ी चलाते हैं और इंजन में कोई खराबी आने वाली होती है या फ्यूल खत्म होने वाला होता है, तो डैशबोर्ड पर एक वार्निंग लाइट जलने लगती है। बहुत सटीक उदाहरण है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जब किसी को बुरा महसूस हो, तनाव हो या गुस्सा आए, तो वो असल में दिमाग की वार्निंग लाइट है? बिल्कुल सही। और इस एनालॉजी को अगर हम आगे बढ़ाएं, तो जिस तरह डैशबोर्ड की वार्निंग लाइट जलने पर कोई समझदार ड्राइवर उस लाइट को हथौड़े से नहीं तोड़ता, बल्कि गाड़ी रोककर इंजन को ठीक करता है। हाँ, उसको इग्नोर नहीं करता। ठीक उसी तरह जब बुरा महसूस हो तो आसपास के लोगों पर गुस्सा निकालने की बजाय खुद को रोककर अपने दिमाग का चैनल बदलना जरूरी है। बुरा लगना सिर्फ एक अलर्ट है कि आपकी फ्रीक्वेंसी अभी उस चीज को आकर्षित कर रही है जो आपको और बुरा महसूस करवाएगी। लेकिन एक मिनट रुकते हैं। इमोशंस को ठीक करना सुनने में अच्छा लगता है, पर सबसे ज्यादा नेगेटिव इमोशंस आते कहाँ से हैं? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स से ना? और इन सब में सबसे बड़ा मुद्दा है पैसा। पैसा तो वाकई सबसे बड़ा स्ट्रेस फैक्टर है। वही, आर्थिक तनाव एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। अगर किसी का बैंक अकाउंट खाली है, तो वो सिर्फ अच्छा सोचकर फ्रीक्वेंसी कैसे बदल सकता है? मटेरियल में इस पैसे और समृद्धि यानी फाइनेंशियल अबंडेंस के बारे में क्या कहा गया है? पैसे को लेकर किताब में एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा दिया गया है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि दुनिया की आबादी का सिर्फ 1% हिस्सा पूरी दुनिया का लगभग 96% पैसा कमाता है। 96%? ये तो ह्यूज गैप है। बिल्कुल। लेखिका कहती हैं कि इन लोगों के दिमाग की बनावट, उनका माइंडसेट कुछ इस तरह का होता है कि वहां अमीरी और अबंडेंस के अलावा और कोई विचार टिक ही नहीं पाता। मतलब वो लोग नेगेटिविटी आने ही नहीं देते? हाँ, वो इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं, चाहे अनजाने में ही क्यों ना हो। वो कभी कमी या स्कैर्सिटी पर फोकस नहीं करते। इस पर जैक कैनफील्ड की कहानी का जिक्र करना जरूरी है। जैक कैनफील्ड जो खुद एक बहुत बड़े ऑथर हैं, उन्होंने बताया कि बचपन में उनके दिमाग में पैसे को लेकर बहुत ही लिमिटिंग बिलीफ्स बैठ गए थे, जो कि आमतौर पर सभी के दिमाग में डाल दिए जाते हैं। हाँ, अक्सर आम घरों में कहा जाता है ना, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, या फिर अमीर लोग लालची होते हैं। ये बातें उनके सबकॉन्शियस दिमाग में गहरे बैठ गई थीं। फिर जब वो डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन से मिले, तो उन्होंने इस बिलीफ को तोड़ने का एक नया तरीका ढूंढा। क्या तरीका ढूंढा उन्होंने? उन्होंने $1,00,000 का एक नकली बिल बनाकर अपने बिस्तर के ठीक ऊपर छत पर चिपका लिया। हर रोज सुबह उठते ही उनकी नजर उस पर पड़ती और वो आंखें बंद करके महसूस करते कि उनके पास वो पैसा आ चुका है। उन्होंने उस फीलिंग को जीना शुरू कर दिया। क्या बात है। और इस फीलिंग को जीने का एक और अजीब, बल्कि मैं कहूंगा थोड़ा एक्सट्रीम उदाहरण डेविड शर्मर की कहानी में मिलता है। उन्होंने क्या किया था? डेविड ने क्या किया कि जब भी उनके पास पोस्ट से महीने के बिल्स आते थे, जिनको देखकर आमतौर पर तनाव होता है, वो उन बिल्स के टोटल अमाउंट पर व्हाइट आउट यानी व्हाइटनर लगा देते थे। वेट, व्हाइटनर लगा देना? सच में? हाँ, और उसकी जगह वो अपना मनचाहा बैंक बैलेंस लिख देते थे। वो ये विजुअलाइजेशन करते थे कि उन्हें मेल में बिल नहीं बल्कि चेक्स मिल रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा अजीब नहीं है? लेखिका बताती हैं कि कुछ ही वक्त बाद सच में उनके पास नए अवसर आने लगे और बिल्स की जगह इनकम आनी शुरू हो गई। रुकिए, यहाँ मुझे थोड़ा पुशबैक देना होगा। बिल्स पर व्हाइटनर लगाना,
एक वेल इन्फॉर्म्ड इंसान के लिए अपनी सच्चाई से भागना क्या टॉक्सिक पॉजिटिविटी या फाइनेंशियल डिनायल नहीं है? अगर बैंक अकाउंट खाली है और बिल्स आते हैं तो उन्हें इग्नोर करने से पेनल्टी लगेगी, बिजली कट जाएगी। क्या किताब सिर्फ कल्पना करने को कहती है या इसमें कोई प्रैक्टिकल एक्शन की भी बात है? ये एक बहुत ही बेहतरीन और ज़रूरी सवाल है। देखिए, मटेरियल ये बिल्कुल नहीं कहता कि आर्थिक जिम्मेदारियों से भाग जाओ या बिल्स मत भरो। तो फिर व्हाइटनर लगाने का क्या लॉजिक था? यहाँ साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS कहते हैं। हमारा दिमाग एक फिल्टर की तरह काम करता है। अच्छा। जब कोई व्यक्ति बिल्स देखकर पैनिक में आ जाता है और डर महसूस करता है, तो उसके दिमाग का फिल्टर सिर्फ कमी और उधारी को देखता है। ऐसे में दिमाग को नए अवसर या पैसे कमाने के नए आइडियाज दिखने बंद हो जाते हैं। ओह, यानी डर के मारे दिमाग खो जाता है। एग्जैक्टली। डेविड शर्मा ने व्हाइटनर लगाकर बिल्स को फिजिकली मिटाकर अपने दिमाग को ट्रिक किया, ताकि उसके दिमाग में डर की जगह अबंडेंस की फीलिंग आए। आप बिल जरूर भरिए, पर उस वक्त आपके अंदर की फीलिंग घबराहट की नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फीलिंग बदलनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागना है। बिल्कुल। जब इंसान पैनिक मोड से बाहर निकलकर शांति और अबंडेंस महसूस करता है, तभी उसको नए रास्ते और नए एक्शंस लेने के आइडियाज मिलते हैं। यही वो माइंडसेट शिफ्ट है जिसका जिक्र किताब में है। यानी एक्शन लेना जरूरी है, लेकिन उस एक्शन के पीछे की भावना डर की नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ एक दिन पॉजिटिव सोच लेना काफी नहीं है। इस माइंडसेट को बनाए रखने के लिए इसे रोजाना की आदत बनाना पड़ेगा। बिना आदत बनाए फ्रीक्वेंसी होल्ड नहीं हो सकती। इस बारे में मटेरियल में एक डेली एक्शन प्लान का बड़ा अच्छा खासा हिस्सा है। आइए देखते हैं कि रोजाना ऐसी कौन सी आदतें अपनाई जा सकती हैं जिनसे इस फ्रीक्वेंसी को सेट किया जा सके। बिल्कुल। इस नियम को आदत बनाने के लिए एक बहुत ही स्पष्ट मॉर्निंग और इवनिंग रूटीन का सुझाव दिया गया है। मॉर्निंग रूटीन की शुरुआत आभार यानी ग्रैटिट्यूड से होती है। ग्रैटिट्यूड मतलब शुक्रिया अदा करना? हाँ। लेखिका कहती हैं कि सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले उन चीजों के बारे में सोचें जो पहले से बेहतर हैं। जब दिमाग शुक्रगुजार होता है तो वो तुरंत एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर लॉक हो जाता है। ये तो काफी आसान लगता है करना। इसके अलावा एक और आदत बताई गई है, सेटिंग इंटेंशंस इन एडवांस। दिन के किसी भी काम को करने से पहले, चाहे वो ऑफिस जाना हो, मीटिंग हो या कोई सफर, मन में पहले से तय कर लें कि वो काम कितना शानदार होने वाला है। ये ठीक वैसा ही है जैसे जैक कैनफील्ड ने अपनी आंखें बंद करके किया था ना, आगे बढ़ने से पहले उस सफलता को फिजिकली महसूस करना। एग्जैक्टली, बिल्कुल वैसा ही। और मुझे लगता है कि इसका इवनिंग रूटीन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें एक फिलोसोफर नेविल गॉडार्ड्स की टेक्निक बताई गई है जिसे प्रूनिंग शीयर्स ऑफ रिविजन कहा जाता है। ये सच में बहुत पावरफुल टेक्निक है। इसे अगर आसान शब्दों में कहें तो रात को सोने से पहले अपने पूरे दिन की घटनाओं को रिवाइंड करके देखें। अगर दिन में किसी से बहस हुई या कोई काम खराब हुआ तो उसे वैसे ही दिमाग में ना छोड़ें। तो क्या करना चाहिए उसके साथ? बल्कि आंखें बंद करके उस घटना को दोबारा से वैसे रिप्ले करें जैसा आप उसे देखना चाहते थे। यानी अपने दिमाग में उस हिस्से को काटकर एक हैप्पी एंडिंग वाला नया हिस्सा जोड़ लें। ओह, जैसे किसी पिक्चर की एडिटिंग करते हैं। हाँ, बिल्कुल लाई। ये तरीका दरअसल दिमाग के सबकॉन्शियस को शांत करता है और अगले दिन के लिए एक फ्रेश नई फ्रीक्वेंसी बना देता है। इस रिवीजन टेक्निक के व्यावहारिक परिणाम दिखाने के लिए किताब में कुछ बहुत ही प्रभावशाली और सच्ची कहानियां दर्ज हैं। जैसे जीनी नाम की एक महिला की कहानी। जीनी की कहानी में क्या था? वो रोज द सीक्रेट प्रोग्राम देखती थी और उसके अंदर लेखक बॉब प्रॉक्टर से मिलने की एक बहुत ही गहरी चाहत थी। उसने लगातार इस फीलिंग पर फोकस किया और अचानक एक दिन क्या होता है? डाकिये ने यानी पोस्टमैन ने गलती से बॉब प्रॉक्टर का ही एक मेल जीनी के घर के मेल बॉक्स में डाल दिया, जिससे उनकी मुलाकात का रास्ता अचानक खुल गया। वाओ, ये तो बड़ा अजीब कोइंसिडेंस है। या फिर ग्लेंडा की कहानी ले लीजिए। वो ऑस्ट्रेलिया में रहती थीं और यूएसए जाकर वहां काम करना चाहती थीं। उसने टिकट काटने से महीनों पहले ही ऐसा व्यवहार करना शुरू कर दिया जैसे वो अमेरिका पहुंच चुकी हों। मतलब वो वहीं की तरह बिहेव करने लगी। हाँ, वो वही कपड़े खरीदती, वैसे ही बात करती। इसे मटीरियल एंड एक्टिंग एज इफ कहा गया है, यानी पहले आचरण करो, सच्चाई अपने आप फॉलो करेगी। और वो माइक डूली वाली डिनर पार्टी की कहानी भी तो इसका बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, वो बहुत ही बढ़िया स्टोरी है। एक महिला अपने सपनों की जीवन साथी की तलाश में थी। उसने सिर्फ चाहा नहीं, बल्कि एक डिटेल लिस्ट बनाई कि उस इंसान में क्या खूबियां होंगी और हर रोज ये कल्पना की कि वो उसके साथ है। और आखिर में क्या होता है? उस लिस्ट के हिसाब से कोई मिल जाता है। हाँ,
एक दिन वो माइक डूली के साथ एक डिनर पार्टी में जाती है और ठीक उसके बगल वाली कुर्सी पर वही व्यक्ति बैठा होता है जो बिल्कुल उसकी लिस्ट और उसकी कल्पना जैसा था। अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये बात साफ हो जाती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई मार्केट में मिलने वाली जादू की छड़ी नहीं है जिसे एक बार घुमाया और रातों रात सब ठीक हो गया। तो फिर ये क्या है? बल्कि ये एक हैबिचुअल वे ऑफ बीइंग है। ये जीवन जीने का एक आदत भरा तरीका है जिसे हर दिन हर पल बड़ी जागरूकता के साथ अपनाना पड़ता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर मैं एक लाइन में समेटूं तो इस इवनिंग रूटीन और इन कहानियों से मुझे ये समझ आया कि हम सब हर रात अपने दिन को एक मूवी डायरेक्टर की तरह एडिट कर सकते हैं, उसकी स्क्रिप्ट दोबारा लिख सकते हैं ताकि आने वाले कल का जो नया सीक्वल रिलीज हो वो पिछले वाले से ज्यादा बेहतर, ज्यादा हिट और शानदार हो। बिल्कुल ठीक पकड़ा आपने। हर दिमाग एक थिएटर है और उसकी स्क्रिप्ट का कंट्रोल उस व्यक्ति के खुद के हाथ में होता है। तो आज के इस गहरे विश्लेषण से ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि ये आकर्षण का नियम किसी एक व्यक्ति का पक्ष नहीं लेता और किसी को अलग नहीं करता। अक्सर इंसान का दिमाग उस एक रनअवे स्टीम ट्रेन की तरह बन जाता है, एक ऐसी बेलगाम तेजी से भागती हुई ट्रेन जो बीते हुए कल के बुरे अनुभवों का, गुस्से का और डर का बोझ उठाती है और उस पूरे कचरे को आने वाले कल पर थोप देती है। और इसी वजह से लोग एक ही साइकिल में फंसे रहते हैं। लेकिन इस बेलगाम ट्रेन की चेन खींचने का पावर, उसको रोकने का कंट्रोल आखिर में खुद इंसान के पास ही होता है। और वो पावर या कंट्रोल तभी मिलता है जब कोई अपने वर्तमान यानी प्रेजेंट मोमेंट के प्रति जागरूक होता है। ये जानना जरूरी है कि इस एक पल में दिमाग में कौन सा विचार चल रहा है और दिल में कैसी भावना है। सही कहा। इसका अभ्यास एकदम से लाखों रुपए आकर्षित करने से नहीं होता। किताब सुझाव देती है कि हर दिन की छोटी छोटी चीजों से इसका अभ्यास शुरू करें। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स? जैसे किसी भीड़-भाड़ वाले मॉल में अपनी कार के लिए एक अच्छी पार्किंग स्पेस मिलने की पहले से कल्पना करना, या दिन में एक वाकई बहुत स्वादिष्ट कॉफी का मिलना। इन छोटी छोटी जीतों से दिमाग का उस नियम पर विश्वास बढ़ता है और फिर वही 3 स्टेप काम आते हैं: आस्क, बिलीव और रिसीव। इस पूरे मटेरियल पे निचोड़ के बाद ये साफ है कि चाहे साइंस हो, फिलॉसफी हो या प्रैक्टिकल साइकोलॉजी, हर दिशा एक ही तरफ इशारा कर रही है। एक आम व्यक्ति को अपनी फ्रीक्वेंसी को कॉन्शियसली चूज करना होगा। अंत में इन स्रोतों की इस पूरी डिटेल स्टडी और मैकेनिज्म के आधार पर मैं एक गहरा और थोड़ा चुभने वाला सवाल छोड़ना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल पूछिए। अगर ये सच है कि हर एक विचार, हर एक इमोशन सीधे तौर पर किसी का आने वाला कल बना रहा है, तो आज का आखिरी सवाल ये है, अगर किसी का अगला एक विचार उसके कल की ठोस सच्चाई बनने वाला हो, तो ठीक इस वक्त, इसी पल उसे अपने दिमाग में क्या सोचना चाहिए? वाकई ये एक ऐसा सवाल है जो सीधे दिमाग के उस हिस्से पर चोट करता है जहां हम अपनी आदतों के गुलाम होते हैं। इस गहरे विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए और इस सदियों पुराने राज को इतने बेहतरीन ढंग से खोलने के लिए बहुत बहुत आभार। उम्मीद है कल का दिन एक बेहतर और सकारात्मक विचार के साथ शुरू होगा। शुभ दिन।